Hello student, today we will discuss our topic that is current density. Next topic we will going to discuss that is Ohm's law, deduction of Ohm's law, vector form of Ohm's law, VI characteristics, linear or non-linear. So let's start our first topic that is current density. Let's start. Current density. It is defined as current per unit cross sectional area of an conductor. ओके तो जो हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी डिफाइन कैसे करेंगे? करंट पर यूनिट एरिया, इसका सिंबल इट इज डिनोटेड बाय जे एंड आई इक्वल टू आई अपॉन ए. जे विल बी आई अपॉन ए. करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी. सो करंट डेंसिटी क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? करंट पढ़ा था. जो करंट क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. अब हमें क्या चाहिए थी? हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जो बिहेव करे लाइक अ करंट बट क्या हो? हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो. तो इसलिए हमने न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कराई दैट इज फॉर करंट डेंसिटी. तो J इक्वल टू आई अपॉन ए. करंट डेंसिटी क्या है हमारी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी ओके. सो समझते हैं इस चीज़ को. सपोज हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है. ओके उसकी हमने एल लेंथ ली, कंसीडर किया. नाउ पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इस पे करंट आई फ्लो कर रहा है. करंट आई. तो सपोज हमने क्या किया? एक छोटा सा हमने एरिया ले लिया. ओके इसको हम बोल रहे हैं, इसको एक छोटा सा हमने एरिया लिया. ये हमने लेंथ नीचे डिनोट करते हैं. ये एरिया ए, दिस विल बी एरिया. ओके तो इस एरिया से पर यूनिट एरिया से जितना भी करंट फ्लो होगा उस टर्म को इस एट द पर्टिकुलर पॉइंट क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी. ठीक है. तो जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी मतलब आई जे से डिनोट कर रहे हैं, इज सेम एज करंट. जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ही क्या होगी? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी. करंट को हम इस वायर में किसी भी पॉइंट पे देखें, करंट क्या होता है? हमारा सेम होता है. बट जब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी क्या होगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डिफाइन करेंगे. ओके इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी, इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी, इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी. अब यहाँ पे हमारी क्या वायर है? सिमेट्रिकल वायर है. अब अगर हम बात करें, सपोज हमारी नॉन सिमेट्रिकल वायर हो, कोई एक ऐसी वायर हो जिसका एक एंड नैरो हो और एक एंड वाइड हो. तो हमारी ये सपोज वायर है. हमने क्या किया? पोटेंशियल अप्लाई किया. पोटेंशियल अप्लाई कराने के बाद हमने इसमें आई करंट फ्लो करा दिया. देन क्या होगा? ये इसका एंड ए है और यहाँ पे एंड क्या है? बी है. तो एक एरिया ये हो गया और एक एरिया क्या हो गया हमारा? ये हो गया. ये वाला एरिया स्मॉल है और ये वाला एरिया लार्ज है. तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द करंट. तो इलेक्ट्रॉन जब हमारे फ्लो करेंगे वो ऐसे करेंगे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे. तो यहाँ पे क्या है? वाइड एरिया है. इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ईजिली पास कर जाएंगे इस एरिया से. तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी. अब यही इलेक्ट्रॉन हमारे फर्दर यहाँ आ जाएंगे सभी. अब यहाँ पे क्या है? एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा है, सॉरी एरिया यहाँ पे क्या है? कम है.
और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सपोज एरिया A1 बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं एरिया A2। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होगी J1 इक्वल टू I अपॉन A1, और इस पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी होगी J2 इक्वल टू I अपॉन A2। I क्या है, करंट है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा वाइड एंड था उस पे करंट डेंसिटी, जो हमारा नैरो एंड था उस पे करंट डेंसिटी, दोनों पॉइंट पे करंट डेंसिटी क्या होती है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट होती है। हमें ज़रूरत क्या हुई करंट डेंसिटी, हमें इस टर्म की नीड क्या है, इस टर्म की हमारी नीड वही है जो भी हमने बताया था कि बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए कि जो करंट की जैसे बिहेव करे और वो क्या हो, वेक्टर हो। आई होप ये आपको क्लियर है। इसमें एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं। सपोज अब हमारे पास एक वायर ऐसे है, उसको हमने क्या कर लिया, स्लांट कट कर दिया। ओके, पोटेंशियल अप्लाई किया, करंट फ्लो होगा ऐसे। तो इस बार हमारा जो एरिया वेक्टर होगा, इस बार जो हमारा एरिया होगा वो ये होगा एरिया, और जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो इस वाले सरफेस के जो भी परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स ये वाला, ये है हमारा एरिया वेक्टर ए। तो ये एरिया वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसका हमने कौन सा लेना है कंपोनेंट, एरिया वेक्टर इज पैरेलल कंपोनेंट लेंगे, पैरेलल टू करंट फ्लो। तो एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लेना है, वो कंपोनेंट लेना है जो करंट की डायरेक्शन में हो। ओके, तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी ए कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले में अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा, वी हैव नाउ वी हैव J इक्वल टू, J वेक्टर है, I अपॉन, अब A वेक्टर के प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास A कॉस थीटा, A कॉस थीटा। ओके, A क्या है यहाँ पे, वेक्टर है, एरिया वेक्टर, A है यहाँ पे एरिया। जो एरिया होता है वो करंट के परपेंडिकुलर होता है, और जो एरिया वेक्टर होता है वो करंट के पैरेलल होता है। जिसमें करंट फ्लो करेगी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर होगा। तो इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा भी है, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू करंट फ्लो। और अगर एरिया की बात करते हैं, एरिया इज परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। ओके, सो आई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास J A कॉस थीटा। तो I विल बी, इसको हम J डॉट A लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट। और टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसका जो हमारे पास वैल्यू आती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है, स्केलर। दैट इज I क्या है, करंट, एंड करंट विल बी स्केलर। यहाँ से भी हमारा वेरीफाई हो जाता है कि जो करंट है हमारा वो क्या है, स्केलर है। हमारे पास एक वेक्टर J है, एक वेक्टर A है, उनका हमने डॉट प्रोडक्ट किया। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो भी इसका रिजल्टेंट आता है, जो भी इसका आंसर होता है, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। आई होप करंट डेंसिटी आपको क्लियर है। ये टॉपिक हमारा इतना ही है। नेक्स्ट हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। सो अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। 10th क्लास में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा है, दोबारा से इस टॉपिक को थोड़ा डीपली चेक करते हैं। ओम्स लॉ, स्टेटमेंट लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल,
it states that current I following through an conductor is directly proportional to potential difference applied across ends of conductor बेसिकली क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि जो भी हम करंट फ्लो कराएंगे किसी कंडक्टर में तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। किस पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि हमने उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया है। सपोज वही हमारे पास एक वायर है, उस वायर की हमने L लेंथ ली है, इस पर हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। नाउ ये करंट फ्लो कर रहा है हमारा, ओके। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, चेंज इन पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल है और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारे करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। चेंज इन पोटेंशियल I इक्वल टू R। तो डेल्टा V अपॉन I इक्वल टू R, वेयर R क्या है, कांस्टेंट, ओके। R क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन डेल्टा V एंड I। तो ये हमारा ग्राफ आता है फॉर R विल बी रेजिस्टेंस। तो इस ग्राफ में हम बात करते हैं थीटा। थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप ऑफ दिस कितना होगा, दैट इज tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये वाली जो हमारे पास टर्म आएगी, सपोज ये क्या है हमारे पास 0, यहाँ पे 1 2 3, तो चेंज इन पोटेंशियल 3 माइनस 1। ये हमारा प्रैक्टिकल जो हमारे पास जो वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा ओम्स लॉ रिलेटेड, वहाँ पे हमारे पास ये कैलकुलेशंस यूज़ होती है। तो चेंज इन पोटेंशियल में क्या आएगा, 3 माइनस 1 एंड चेंज इन करंट। तो सपोज ये है हमारा 1 2 3 4, ओके। चेंज इन करंट 4 माइनस 1, तो हम इस वैल्यू को लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, ये हम चेक करेंगे, ये हमारी क्या होते हैं, सेम 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 चलती रहती है। तो ये हमारे पास जो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है उसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है ओम्स लॉ को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ और डिडक्शन
reduction of Ohm's law. Since we know that drift velocity क्या फॉर्मूला क्या है, Vd इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मास टॉर्क. ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे E इक्वल टू वी अपॉन एल. सिंस वी नो दैट इज फिर Vd इक्वल टू E वी अपॉन एल एम टाउ. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल टू एन ए ई वी डी. इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो I इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर वी अपॉन एम एल टाउ, वेयर एन नंबर डेंसिटी of electron, E charge on electron, torque, relaxation time. रिलैक्सेशन टाइम हम अपनी पिछली 2-3 वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं. अगर इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप पिछली वीडियो को एक बार चेकअप कर लीजिए. नेक्स्ट है हमारे पास L, लेंथ ऑफ कंडक्टर. फिर भी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन. इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है किसी कर्नल के साथ और फिर सेकंड कोलिजन होगा, थर्ड कोलिजन होगा, तो बिटवीन टू कोलिजन ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास कोई कर्नल है, ठीक है. तो फर्दर ये हमारे पास कोई कर्नल है, तो बिटवीन टू कोलिजन जो भी यहाँ पे टाइम आएगा, टाउ 1 टाउ 2, उनका सबका क्या हम ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे और इसको बोल देंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. दैट मीन्स वो टाइम जब कोलिजन करने से पहले हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है. फर्दर इसको अगर और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप अपना नेक्स्ट वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं. तो बेसिकली हमने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले में जो जो क्वांटिटी थी हमने वो डिस्क्राइब कर दी है. ए एरिया है, वी पोटेंशियल है. तो नेक्स्ट, तो अभी तक हमने ये फार्मूले की बात की थी, तो हमारे पास आ गया V अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो बाय ए. दिस क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर. किसी भी गिवन कंडक्टर में कोई भी हमें कंडक्टर गिवन है, कोई भी हमें मेटल की वायर गिवन है, उसकी लेंथ फिक्स होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी फिक्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी फिक्स होगी, दैट इज़ फॉर 10⁻28 अप्रोक्सीमेट इन अ कंडक्टर. तो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर अ गिवन कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर को हम देंगे तो उस पर हम टेम्परेचर जो भी उस पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आएगा तो वो क्या होगा, फिक्स होगा, एरिया भी फिक्स होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होगा. तो ये पूरी जो हमारे पास क्वांटिटी बनती है, दिस विल बी अ कांस्टेंट. तो V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर. तो जो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है V अपॉन आई, इसको हम बोल देते हैं R. दैट इज़ V इक्वल टू आई R. ये हमारा ओम्स लॉ यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है. चेंज इन पोटेंशियल की बात करेंगे. ओके, दिस इज प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ और डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. तो ये हमारा जो ओम्स लॉ है ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्केलर, ये हमारा आया है स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट मार्क करो उसको. जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ओम्स लॉ पढ़ा तो है बट क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर. तो जैसे स्टेटमेंट आ जाएगी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, एक माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा. तो कन्फ्यूज़न को दूर रखना है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, अभी हमने स्केलर फॉर्म पढ़ी है v इक्वल टू आई आर, ठीक है। इसके पैरेलल जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है वो लिख देते हैं। v क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको v अपॉन एल कर दें तो क्या आ जाएगा, इसको हम उसकी स्केलर की वेक्टर की टर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं E, दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। I क्या है, करंट है, और करंट का अभी हमने क्या पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी विल बी J। R है रजिस्टेंस, रजिस्टेंस को कन्वर्ट कर देंगे रजिस्टिविटी, रो। सो रो इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सिग्मा, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कंडक्टेंस क्या होगा, सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। सेम एज जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंडक्टिविटी। इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट करना है। तो वी हैव इक्वल टू जे अपॉन रो, सॉरी सिग्मा, देन जे विल बी सिग्मा ई। ये बनी हमारी वेक्टर फॉर्म। ओके, इट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, हमने ये बताया कि जो हमारा स्केलर फॉर्म है ये है हमारी स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो स्केलर फॉर्म ओम्स लॉ लिखना है और उसके पैरेलल जो भी वेक्टर क्वांटिटी हमने यूज़ की है वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। देन रजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी की, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट अब हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है कि ये कैसे फॉर्मूला कैसे आया, कैसे करेक्ट है। तो इसको चेक करने के लिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अब इसमें हमने करना है प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सिंस वी नो दैट v अपॉन आई इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टॉ ए। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इस l को हमें इधर ले जाना है और i को हम इधर ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में v अपॉन एल इक्वल टू एम आई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ओके, तो v अपॉन एल इसको हम क्या लिख सकते हैं, e। डन। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, रो लिख सकते हैं, किसको, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉप को। ये क्या हो जाएगा हमारा रो, और i अपॉन ए अभी पढ़ा था ना क्या होता है, करंट डेंसिटी j। तो ये सभी वैल्यूज़ हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो e इक्वल टू वेक्टर है तो वेक्टर लेके चलेंगे, रो j फॉर करंट डेंसिटी। ओके, तो सेम रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो वेक्टर e इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा j। तो करंट डेंसिटी j विल बी कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड कि हमारा फॉर्मूला क्या है, सही है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ वी आई करेक्टरिस्टिक्स, लीनियर और नॉन लीनियर। इसमें हम बेसिकली ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं। वी आई करेक्टरिस्टिक्स लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ओमिक कंडक्टर। ओमिक
कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या हो जाएंगे? वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। दूस कंडक्टर विच है ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो हो जाएंगे ओमिक कंडक्टर, और जब कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर। सेकंड हम लिख सकते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर, तो ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल V अपॉन I इक्वल टू R। तो बेसिकली क्या होता है, सभी कंडक्टर जनरली क्या करते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल चेंज होगा ऐसे ऐसे हमारा करंट चेंज होगा, जैसे जैसे हमारा करंट चेंज होगा ऐसे ऐसे हमारा पोटेंशियल चेंज होगा, और इनके रेशो को हम क्या बोल देंगे? रेजिस्टेंस बोल देंगे R। दैट इज़ फॉर क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। तो जब कंडक्टर इसको फॉलो करेंगे, जैसे जैसे हमारा चेंज हो रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आती जा रही है, तो उस टाइम पे हम क्या बोल देंगे? ये हमारा ओमिक कंडक्टर है। जैसे कि हमारे सभी मेटल्स। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा? नॉन ओमिक कंडक्टर वो होंगे जब हमारे पास जो ये हमारा रेशो है V अपॉन I इक्वल टू R, ये कांस्टेंट नहीं होगा। दैट मीन्स क्या बात कर रहे हैं? कांस्टेंट नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? एक बोल रहे हैं कि जैसे हम पोटेंशियल चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा? करंट चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे हम करंट चेंज करेंगे उसके अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल की रीडिंग नहीं आएगी, और जो आएगी हम क्या देखेंगे? कुछ टाइम पे हमने क्या किया? छोटा सा हमने करंट चेंज किया और हमारा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल की वैल्यू होगी, तो वहाँ पे जो R है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो जब R कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ओम्स लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इस तरह की डिवाइस में हम क्या बोल देंगे? वो होती है हमारी नॉन ओमिक कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं इसके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, दैट इज़ फॉर डायोड। ये हम जब सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे। वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे नॉन ओमिक हो जाएंगे। और ओमिक में लाइक मेटल्स की बात कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर के हम कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं जो कि हमारे NCERT में भी गिवन है। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट ग्राफ की। तो हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है वो है I एंड V। इसमें क्या हो रहा है? I और V के बीच में जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, ये क्या, ये कांस्टेंट ना हो के ये क्या कर रही है? वेरी कर रही है पॉइंट पे। सेकंड बात करते हैं डायोड्स की। डायोड्स में क्या होता है? VI करंट यहाँ होता है मिली एम्पियर में, और यहाँ पे करंट होता है माइक्रो में। ओके, तो डायोड्स में क्या होता है? डायोड्स में एक बार क्या करते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से ऐड करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से ऐड करेंगे, और एक बार क्या करते हैं? रिवर्स बाइसिंग। तो ये वाला जो एक्सिस होगा यहाँ पे हम करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये जब हम सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट फॉर नॉलेज, रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे? पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। उस टाइम हम क्या करेंगे? करंट इंक्रीज़ करेंगे, साथ साथ पोटेंशियल नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ ऐसे आता है। हम क्या देखते हैं? स्टार्टिंग में क्या होता है? थोड़ा करंट इंक्रीज़ करते हैं, उसके साथ हमारा पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं, करंट की हम वैल्यू नोट करते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं, करंट नोट करते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हल्का सा भी पोटेंशियल इंक्रीज़ करने पे हमारे पास करंट की लार्ज वैल्यूज़ आ जाती है। नेक्स्ट जब बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग की, तो इसमें क्या होगा?
कुछ पर्टिकुलर टाइम तक हमारे पास क्या होगा, हमने क्या किया, करंट इंक्रीज़ किया, पोटेंशियल इंक्रीज़ किया, करंट हमारा इंक्रीज़ हो गया, स्मॉल करंट, फिर पोटेंशियल इंक्रीज़ किया, उसके बाद एक इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में वैल्यूज़ लिखते हैं और यहाँ पे मिली में लिखते हैं। तो ये है हमारा VI करेक्टरिस्टिक्स फॉर डायोड। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ग्राफ जो हमारा NCERT में गिवन है। थर्ड ग्राफ है हमारा गैलेनियम आर्सेनिक का ग्राफ। उसमें बात करते हैं, ये है हमारे पास I, यहाँ है V, तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है। इसमें क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यू आती है। देखिए यहाँ पे I है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास 3 पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, V1, V2, V3। ठीक है, ये ग्राफ होता है हमारा गैलेनियम आर्सेनिक का। ओके, तो ये हमने अभी 3 ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं, फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ एंड थर्ड ग्राफ। तो लेट्स होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव योर आंसर। नेक्स्ट, प्लीज़ like, subscribe my channel if you like my content.